स्वागत है दोस्तों आप सभी का इग्नू संजीवनी पे। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है जो है आपके BEGC 133 दैट इज ब्रिटिश लिटरेचर फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जिसको लिखा है थॉमस हार्डी ने। और ये एक रोमांटिक ट्रेजेडी पोएम है और इसकी डिटेल्ड समरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को आखिरी तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नॉवल को जानने से पहले ना हमें थोड़ा बहुत ऑथर के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके जो ऑथर है नॉवल के वो है थॉमस हार्डी। और जो ये फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है ये नॉवल है थॉमस हार्डी की। इसको पब्लिश किया गया था 1874, ठीक है, इन द कॉर्नेल मैगजीन एंड पब्लिश इन बुक फ्रॉम अंडर हार्डीज नेम द सेम ईयर। इट वाज द फर्स्ट पॉपुलर सक्सेस। तो देखिए जो थॉमस हार्डी काफी रिकॉग्नाइज्ड नॉवेलिस्ट है, ठीक है। मतलब जो नॉवल लिखते हैं और काफी पॉपुलर पोएट भी हैं, लेकिन जो उनका वर्क था ना जिन्होंने उनको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी दी वो यही था, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ठीक है। और ये था छोटा सा उनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो अब इस कहानी के अंदर देखिए क्या है। जो ये प्लॉट है कहानी, मतलब सीक्वेंस जो होता है ना उसको प्लॉट कहा जाता है। तो इस प्लॉट के अंदर बादशेवा एवरनेड है, एक फार्म की ओनर, और उनके 3 सूटर्स हैं। गैब्रियल ओक जो कि एक शेफर्ड होते हैं, ठीक है। सार्जेंट ट्रॉय एक हैंडसम सोल्जर होते हैं। सार्जेंट एक सोल्जर की पोस्ट होती है। और एक है विलियम वोल्डवुड्स, ये एक नेबर होता है बादशिवा एवरनेट का, ठीक है। अब देखिए इनके बीच का जो भी मतलब ट्रेजेडी आएगी और जो भी कहानी चलेगी इन लोगों की स्टोरी में, उसके ऊपर ही कहानी का पूरा प्लॉट है। और आखिरी के अंदर जो गैब्रियल ओक होते हैं उनकी जीत होती है। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कैसे प्लॉट बढ़ता है। बट इस पूरी कहानी के अंदर ये 4 लोग हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। अब देखिए जो इस कैरेक्टर के मेन, इस नॉवल के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं गैब्रियल ओक, बाथशेबा एवरनेड, सार्जेंट फ्रांसिस ट्रॉय या फ्रैंक ट्रॉय इसका शॉर्ट में नेम है, विलियम बोल्डवुड और फैनी रॉबिन। अब एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन थे और इनका क्या रोल रहा। बट जो मेन कैरेक्टर है पूरे नॉवल में, थ्रू आउट द नॉवल, अगर आपको एक प्रॉपर समरी चाहिए तो मेन कैरेक्टर के बारे में आपको जानना चाहिए होता है। और जो प्लॉट होता है जो मैं आपको समझा चुका हूँ कि बादशेवा जो एक बहुत ही यंग और खूबसूरत वुमेन है, इनके 3 सूटर्स होते हैं जो पसंद करते हैं। इनकी कहानी के ऊपर ही ये पूरी नॉवल रिवॉल्व करती है और इसके राइटर है थॉमस हार्डी। चलिए अब सबसे पहले जानते हैं गैब्रियल ओक। गैब्रियल ओक जी देखिए इस नॉवल के प्रोटोगेनिस्ट हैं, मतलब हीरो हैं। प्रोटोगेनिस्ट वो होता है जिसके ऊपर पूरी नॉवल रिवॉल्व करती है। और वो एक फार्मर की तरह वर्क करते हैं, गडरिये होते हैं, ठीक है, और बेलिफ होते हैं। मतलब ये जो भी फार्म से रिलेटेड काम करते हैं ना, उसका मैनेजमेंट वगैरह करते हैं, ये उसी के है। पूरा इनका वर्क यही है। गैब्रियल इज हम्बल, ऑनेस्ट, स्किल्ड विथ एनिमल्स एंड वेरी लॉयल, and he is Bathsheba's first suitor and later become the bailiff on her farm. At the end of the novel, Gabriel marries Bathsheba, ठीक है। अब देखिए बेलिफ मैंने जो आपको बताया था ना, ये जो फार्म का मैनेजमेंट वगैरह करता है, ठीक है, उसको कहा जाता है बेलिफ। और ये जो बादशिवा को सबसे पहले प्रपोज करते हैं वो गैब्रियल ओक ही होते हैं। और दूसरी जो मेन कैरेक्टर है बादशिवा एवरनेट, अ ब्यूटीफुल यंग वुमन हु हैज 3 डिफरेंट एडमायरर्स। शी ड्राइव्स द प्लॉट थ्रू हर इंटरेक्शन विद these admirers. At the start she is without money but soon inherits a farm in Weatherbury. Her first notable trait is her excessive pride, and she is portrayed as quick to act without thinking. Her independence raises question about the risk of losing her identity and lifestyle through marriage. अब देखिए जो बादशिवा है ना बहुत ही यंग और ब्यूटीफुल वुमेन होती है। जब मैंने ये प्लॉट को पढ़ा था मैं भी मैनिफेस्टेशन में चला गया था कि कितनी ही खूबसूरत रही होगी कि लड़कों को तो ये बहुत जल्दी रिजेक्ट करती हैं, ठीक है। और काफी खूबसूरत इन्हें बताया गया है इस पोएम के अंदर, नॉवल के अंदर, सॉरी। अब देखिए ये ना प्लॉट को डिराइव करती है, मतलब जो स्टोरी होती है ना और जो स्टोरी का सीक्वेंस होता है उसको हम लोग प्लॉट कहते हैं। तो प्लॉट इनके ऊपर ही चलता है जो इनके एडमायरर्स आते हैं। अब देखिए इनिशियली में बादशिवा एक नॉर्मल गर्ल होती है, वुमेन होती है। इनके पास कोई मनी नहीं होता, बट कुछ दिनों बाद वेदरबेरी एक जगह का नाम है,
ठीक है। वहाँ पे आई होप इंग्लैंड में है ये जगह, है ना। वहाँ पे इनके जो अंकल होते हैं उनका फार्म इनको मिल जाता है, और इनका नोटेबल ट्रेट है कि ये ना बहुत ही क्विक एक्ट करती है बिना सोचे हुए। मतलब जो इसके दिल में आता है तुरंत बोल देती है ना, और बात की नहीं रखती है। ठीक है। और इनकी इंडिपेंडेंस जो होती है वो क्वेश्चन रेज करती है कि मतलब जैसे ज्यादा इंडिपेंडेंस कैसे लूज कर देता है आइडेंटिटी को मैरिजेस के अंदर। ठीक है। अगला है कैरेक्टर सर सार्जेंट फ्रांसिस ट्रॉय, फ्रैंक ट्रॉय। ट्रॉय is the antagonist of the novel and is similar to Bathsheba but less responsible. He is handsome, proud, young, and careless, but he can love. Early on, he became involved with Fanny Robin and gets her pregnant. He initially planned to marry Fanny, but the misunderstand a meeting place leading him to refuse to marry. As a result, Fanny life is ruined. Troy then forgets Fanny and marries the wealthy and beautiful Bathsheba. अब देखिए जो मैंने आपको बताया था ना, फैनी फैनी होती है बादशेबा की सर्वेंट। ठीक है। तो ये ट्रॉय क्या होता है? ट्रॉय है एंटागनिस्ट, मतलब जो प्रोटोगनिस्ट को रेजिस्ट करता है। जिस मतलब विलन होता है ना, वही होता है एंटेगनिस्ट एक स्टोरी के अंदर। और विलन लोगों से ना मेरे को पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहता है, बट इसके अंदर जो प्रोटोगनिस्ट है गैब्रियल लोग, भाई साहब उनकी कहानी को अगर आप रिलेट करोगे ना, तो वो बंदा वही है, खड़ा हूँ आज भी वही। और उसको लड़की मिल जाती है, आगे देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। ठीक है। और फ्रांसिस ट्रॉय काफी हैंडसम और यंग बंदा होता है, केयरलेस होता है, और ये फैनी रॉबिन के साथ इसका अफेयर होता है, उसको प्रेग्नेंट करता है, और फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से फैनी रॉबिन और ये फ्रैंक ट्रॉय की शादी नहीं हो पाती। और लास्ट में क्या करता है, अमीर बादशेवा से शादी करता है, क्योंकि बादशेवा को भी ये पसंद आ जाता है एक नजर में। अब देखिए विलियम बोल्डवुड। बोल्डवुड is Bathsheba's second suitor and owns a house nearby her farm. He doesn't fall in love until Bathsheba sends him a valentine on a whim, which sparks his feeling. Once he believes he loves her, he becomes irrational and obsessive. In a fit of obsession, he shoots Troy at a Christmas party. Boldwood is initially sentenced to death, but this punishment is later changed to a life imprisonment. अब देखिए जो बॉलीवुड होता है ना, बहुत ही सिग्मा मेल होता है। जब बादशाह के पास प्रॉपर्टी आती है तो बादशाह क्या करती है कि शिफ्ट होती है फार्म की तरफ। तो ये इसका नेबर होता है, और एक दिन जब पार्टी हो रही होती है वैलेंटाइंस की, वैलेंटाइन डे की, तो उसमें ना बोल्डवुड को ना मतलब काफी लड़कियां प्रपोज करती हैं, बट ये किसी को भाव नहीं दे रहा होता। तो बादशाह क्या करती है, मतलब इसको भी बहुत ज्यादा अपने ब्यूटी पे प्राउड होता है, तो ये उसको ये फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करती है, बोलती है कि आई लव यू ऐसे करके वैलेंटाइन भेजती है। तो इससे विलियम वोल्टवुड के अंदर फीलिंग आती है, फिर बाद में बादशाह उसको मना करती है, और विलियम वोल्टवुड मान जाता है फिर, लेकिन कहता है कि अगर आगे आप मैरिज करो तो मुझे कंसीडर जरूर करना। ठीक है। तो इसके अंदर ना वो एक फीलिंग आ जाती है, इसकी ईगो पे बात आ जाती है। तो अब जब इसको लगता है कि इसको इससे प्यार हो गया बादशाह से, तो ये उसके लिए ना बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो जाता है, मतलब उसके लिए जुनून आ जाता है। और इसी ऑब्सेशन में फ्रांसिस ट्रॉय का मर्डर कर देता है, और इसको ना मतलब जब शूट करता है तो पनिशमेंट मिली होती है कि इसको डेथ हो जाएगी, बट बाद में वो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, मतलब आजीवन कारावास मिल जाता है। चलिए, और फैनी रॉबिन के बारे में भी जान लीजिए। फैनी रॉबिन इज अ यंग ऑर्फन सर्वेंट गर्ल एट द फार्म। शी रन्स अवे द नाइट गैब्रियल अराइव्स. Fanny tried to marry Sergeant Troy. She ultimately dies while giving birth to his child in the poor house in the Castor Bridge. Fanny served as a contrast to Bathsheba, highlighting the faith of women who lack support in society. तो फैनी रॉबिन जैसा मैंने आपको बताया था कि सर्वेंट होती है बादशाह के फार्म पे, और वो जब गैब्रियल लोग फार्म पे आता है तो उस दिन चली जाती है। फैनी ट्राई करती है सार्जेंट ट्रॉय से शादी करने की, बट वो आखिरी में मर जाती है अपने बच्चे को जन्म देते वक्त। और इसकी ना फैनी रॉबिन की कहानी में ये दिखाती है ना कि अगर वुमेन के पास सपोर्ट वगैरह नहीं रहता तो उनकी क्या कंडीशन रहती है। अब आगे मैं आपको इसकी समरी बताता हूँ, वो उसके कैरेक्टर का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था। आई होप आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि ये नॉवल क्या है और कैसे है। चलिए अब समरी स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से बिल्कुल फोकस हो जाइएगा, क्योंकि एक बार आप समरी को सुन लोगे ना तो आपको बाद में पूरी बुक उठाने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर मैं गारंटी देता हूँ। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले मैं इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कवर करा दूंगा। ठीक है। और दोस्तों लाइक करना वीडियो को। चलिए तो समरी स्टार्ट करते हैं।
So at the start of the novel, Bathsheba Evanet is a beautiful young woman who has no money. She meets Gabriel Oak, a young farmer, and saves his life one evening. He proposes to her, but she declined because she doesn't love him. After inheriting her uncle's successful farm, she moves to the town of Weatherbury. A disaster strikes Gabriel farms, causing him to lose his ship and he is forced to stop farming. He searches for work and end up in Weatherbury. तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो कहानी होती है ये बादशाह के ऊपर रिवॉल्व करती है और उसके थ्री सूटर्स। तो थ्री सूटर्स में से जो सबसे पहला शूटर होता है वो होता है गैब्रियल ओक। ठीक है, तो एक दिन मतलब नॉवल की स्टार्टिंग में जो बादशाह होती है वो गैब्रियल ओक से मिलती है और उनकी लाइफ को बचाती है। मतलब उसके फार्म पे कोई ट्रेजेडी होती है तो ये जो बादशाह जाती है ना उसको बचाती है। तो अब देखिए जो गैब्रियल होता है ना इसको काफी ये फिल्मी थोड़ा लगता है और फिर इसको लगता है कि दैट बादशाह इज द वन हु इज मेंट टू माइंड। ठीक है, तो वो उसको प्रपोज करता है गैब्रियल लोग, बट बादशाह उसको तुरंत रिफ्यूज करती है क्योंकि वो बोलती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ठीक है, और उसको मना कर देती है। और बादशाह एक मतलब ज्यादा अमीर लड़की नहीं होती, बट बाद में जब वो अपने अंकल के फार्म को इनहेरिट करती है तो वो वेदरबेरी में मूव कर जाती है। और ये जो गैब्रियल लोग होता है रिजेक्शन जब उसको मिलता है तो वो बंदा आसानी से उस रिजेक्शन को एक्सेप्ट करता है और उसके बाद वो अपनी जगह पे रहता है। बट जैसे ही बादशाह की मतलब उसको खबर मिलती है कि बादशाह टाउन से जा चुकी है तो वो धीरे धीरे चीजें मतलब वहां से इंटरेस्ट लूज करता है। और फिर एक डिजास्टर आता है गैब्रियल के फार्म में जिसकी वजह से उसकी शीप्स वगैरह सब कुछ उससे छिन जाते हैं और उसको फार्मिंग रोकनी पड़ती है। उसके बाद जब गैब्रियल के पास कुछ भी पैसे नहीं बचते तो वो वर्क की तलाश में निकल पड़ता है और आखिरी में वो जाके कहाँ रुकता है जहाँ पे बादशाह जाती है, दैट इज वेदरबेरी। ठीक है, तो वहीं पे गैब्रियल ओक भी जाता है। अब देखना कहानी ट्विस्ट कैसे लेती है। After saving a local farm from a fire, he asks the owner if she needs a shepherd. That owner is Bathsheba and she hires him. As Bathsheba learns to manage her farm, she met her neighbor Mr. Boldwood and sent him a valentine saying marry me on a will. तो देखिए अब जैसा बादशाह करती है कि गैब्रियल ओक कोई फार्म को बचाती है, ठीक है, फायर से, वैसे ही जो ये गैब्रियल ओक होते हैं वेदरबेरी में मूव करते हैं ना तो बादशाह के फार्म में आग लगती है और वहां पे गैब्रियल ओक जाके बचाते हैं। फिर गैब्रियल ओक बोलते हैं कि अगर यहाँ की ओनर को किसी शेफर्ड की जरूरत हो तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। बट गैब्रियल ओक को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वो जो फार्म है वो बादशाह का है, मतलब जिसे उन्होंने प्रपोज किया था। और बाद में क्या होता है कि जो बादशाह होती है उनको हायर कर लेती हैं फार्म मैनेज करने के लिए। अब यहाँ तक गैब्रियल ओक का सीन रहता है और इसके बाद से ना गैब्रियल ओक इतना ज्यादा नॉवल में अपीयर नहीं होते क्योंकि वो फार्म को मैनेज कर रहे होते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है जिसके अंदर उसका सेकंड शूटर आता है, दैट इज विलियम बोल्डवुड। अब देखिए जब विलियम बोल्डवुड आते हैं तो वो उसके बादशाह के नेबर होते हैं और एक वेम होती है मतलब वैलेंटाइन पार्टीज होती है। ठीक है, तो मिस्टर बोल्डवुड के बारे में मैंने आपको बताया था काफी सिग्मा मेल होते हैं और ये किसी लड़की को भाव नहीं देते, बट बादशाह भी बहुत ही ब्यूटीफुल थी तो वो उसको बोलती हैं कि मैरी मी, मजाक में बोलती हैं वैलेंटाइन पे। तो बोल्डवुड become obsessed with her and become her second suitor. He is rich and handsome and has many women interested in him. Bathsheba refuses him because she doesn't love him but later agree to think about it. अब देखिए मैंने आपको बताया था ना जब बोल्डवुड को फीलिंग्स को मतलब दिल के तार को ये छेड़ देती हैं और बोल्डवुड इनके लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और उसके सेकंड शूटर बनते हैं। वो रिच भी होते हैं, हैंडसम भी होते हैं और काफी लड़कियां उनमें इंटरेस्टेड होती हैं, बट बादशाह मना करती हैं और बोलती है कि मैं आपको लव नहीं करती। बट बहुत बोल्डवुड कन्विंस करते हैं तो वो कहती है ठीक है मैं आपके बारे में आगे सोचूंगी। मतलब टल्ला दे दिया इन्हें, सीधी सी बात। अब देखिए उसी रात बादशाह मिलती है एक हैंडसम सोल्जर से और वो हैंडसम सोल्जर होते हैं हमारे सार्जेंट फ्रांसिस ट्रॉय। ठीक है, unbeknownst to Bathsheba, she has recently impregnated a local girl, Fanny Robin, and almost married her. Troy falls in love with Bathsheba
Engaging Boldwood, Bathsheba travels to Bath to warn Troy to Boldwood's anger while she is in Troy, convincing her to marry him. Gabriel Oak has remained her friend throughout and doesn't approve of the marriage. अब देखिए क्या होता है कि उसी रात को ना बाथशेबा एक बहुत ही हैंडसम सोल्जर से मिलती है जिसका नाम होता है फ्रांसिस ट्रॉय। ठीक है, अब बाथशेबा को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि फ्रांसिस ट्रॉय है वो एक फैनी रॉबिन के साथ अफेयर में है, उसको प्रेग्नेंट कर चुका है और उससे शादी करने वाला था, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन उसकी शादी नहीं हो पाती। ठीक है, अब जब ट्रॉय उसको देखता है बाथशेबा को तो उसको उससे प्यार हो जाता है और बाथशेबा को भी लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है उसके, और वो उससे शादी कर लेती है। ठीक है, अब लेकिन जो विलियम वोल्डवुड होता है उसको पता चलता है कि इसने मुझे मतलब धोखा दिया और मेरे को बहलाया फुसलाया कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी, बट ये जाके शादी किससे कर लेती है, फ्रांसिस ट्रॉय को। तो उसके बाद बाथशेबा को जैसे ही पता चलता है कि विलियम बोल्डवुड पागल हो चुका है तो बाथशेबा ट्रेवल करती है, ठीक है, ट्रॉय के पास और उसको बताती है बोल्डवुड के एंगर बारे में कि मतलब वो मैरी वगैरह करना चाहता है। ठीक है, और जो गैब्रियल ओक है ये पूरे मतलब फ्रेंड जोन में आ चुके हैं और इनको मैरिज के लिए अप्रूव नहीं मिलता। अब देखिए, a few weeks after marrying Bathsheba, Troy sees Fanny, who is poor and sick, and she later dies giving birth. Bathsheba learns that Troy is the father. Devastated by Fanny's death and filled with the shame, Troy disappears and is believed to have drowned. ठीक है, अब देखिए कुछ दिनों बाद जब मैंने आपको बताया कि बाथशेबा उससे शादी कर लेती है फ्रांसिस ट्रॉय से, तो ट्रॉय को ना एक दिन फैनी नजर आती है और उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है और जब वो अपने बच्चे को बर्थ देती है ना तो मर जाती है। अब जब बाथशेबा ये सारा सीन देखती है ना तो ट्रॉय ना बहुत ज्यादा गिल्ट में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको पता होता है कि इसका जिम्मेदार वही था। अब ये सब देख के बाथशेबा समझ जाती है कुछ बात होती है, तो ट्रॉय उसको बताता है बाद में। ठीक है, बट उसकी डेथ वगैरह उसको ना बहुत ज्यादा गिल्ट में डालती है जिसकी वजह से वो डिसअपेयर हो जाता है। और लोग सोचते हैं कि मतलब वो मर चुका है। ठीक है, विथ ट्रॉय सस्पिशियस supposedly death, Boldwood become more and more emphatic about Bathsheba marrying him. With Troy supposedly death, Boldwood become more and more emphatic about sorry ये लाइन रिपीट हो चुकी है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो बोल्डवुड होते हैं ना वो बहुत ज्यादा उतावला हो जाता है अब शादी करने के लिए, क्योंकि भाई देखो ट्रॉय जा चुका है तो अब बोल्डवुड ही है जो उसका सेकंड सुपर होता है। ठीक है, अब ट्रॉय सी बाथशेबा एट अ फेयर एंड डिसाइड टू रिटर्न टू हर, बट ये जो फ्रांसिस ट्रॉय होता है ना जो गायब हो जाता है बीच में, और उसके बाद ये बाथशेबा को एक बार फेयर में देखता है और डिसाइड करता है कि मैं वापस जाता हूँ। ठीक है, अब बोल्डवुड होल्ड करते हैं क्रिसमस पार्टी जिसमें वो बाथशेबा को इनवाइट करते हैं और अगेन प्रपोज करते हैं मैरिज के लिए। ठीक है, जस्ट आफ्टर शी एग्रीड ट्रॉय अराइव्स टू क्लेम हर। अब जैसे ही बाथशेबा मान जाती है ना बोल्डवुड के प्रपोजल को, ट्रॉय भाई साहब पहुंच जाते हैं। बाथशेबा चिल्लाती है, ठीक है, और मतलब ट्रॉय को देखते हुए इन लोगों के बीच में झड़प हो जाती है बोल्डवुड और ट्रॉय। तो बोल्डवुड अपनी गन लेता है और उसको शूट कर देता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो विलियम बोल्डवुड होते हैं उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो जाता है, ट्रॉय मर चुके हैं। अब इसके बाद भाई जो सब्र का फल था, गैब्रियल ओक जो पहले सुपर थे अब उनकी लाइफ के चेंजिंग मोमेंट्स देखिए। अ फ्यू मंथ लेटर बाथशेबा मैरिज गैब्रियल ओक, नाउ अ प्रॉस्पेरियस बेलिफ। ठीक है, अब उसकी शादी गैब्रियल ओक की बाथशेबा से हो जाती है। सो आई होप आप लोग को ये कहानी समझ आ गई होगी। अगर ना ही हो तो फिर भी मैं आपको एक मोटा मोटा ब्रीफ बता देता हूँ कि ये कहानी रिवॉल्व करती है एक लड़की जिनका नाम होता है बाथशेबा और उनके थ्री शूटर्स के बीच में, गैब्रियल ओक, विलियम बोल्डवुड एंड सार्जेंट फ्रांसिस ट्रॉय। ठीक है, इनके बीच में ये जो भी ट्रेजेडी होती है जो मैं आपको पहले सुना चुका हूँ आप उसको एक बार पढ़िएगा। और आखिरी में क्या होता है कि जो विलियम बोल्डवुड होते हैं ना, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, इस पूरे मतलब जो भी क्राउड होता है भीड़ भड़ाके से दूर शांति से वेट कर रहे होते हैं कि अगर आई बादशाह तो ठीक है वरना कोई बात नहीं। तो ये एक्सेप्टेंस ही ना इस टाइटल को मतलब दर्शाता है कि फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए पेपर में अगर अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो थैंक यू सो मच गाइज। मैंने जितना हो सके उतना आसान करके समझाया है और इस कहानी के अंदर कुछ भी नहीं है। और एग्जाम से पहले मैं इसका एक और वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करूंगा। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।